आइए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे जीवन के उस अद्भुत रंगमंच की गहराई में उतरते हैं जहां हर सजीव अपना किरदार निभाता है। एनसीईआरटी के मूल सिद्धांतों पर आधारित इस चर्चा में हम उन परिवेशों को डिकोड करेंगे जिनमें जीवन पनपता है और उन खास विशेषताओं को समझेंगे जो किसी भी चीज को सजीव बनाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे आज के इस सफर की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। आवास क्या है, इसके मूल घटक क्या हैं, जमीन और पानी के अलग अलग आवास कैसे होते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है और अंत में जानेंगे सजीवों की असली पहचान। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, आवास यानी सजीवों का घर। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी जीव प्राकृतिक रूप से जहां रहता है वही उसका आवास है। ये सिर्फ एक एड्रेस या पता नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी लाइफलाइन है। कोई भी जीव अपनी हर एक बुनियादी जरूरत के लिए, चाहे वो खाना हो, पानी हो, हवा हो या फिर रहने की जगह, पूरी तरह से अपने आवास पर ही निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आवास के मूल घटक। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी आवास किन चीजों से मिलकर बनता है। देखिए, किसी भी आवास को हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं जैव घटक, यानी वो सारी चीजें जिनमें जान है, जैसे कि पौधे, जानवर और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। और दूसरे हैं अजैव घटक, यानी वो चीजें जो निर्जीव तो हैं लेकिन जीवन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की धूप। जरा सोचिए, क्या धूप, मिट्टी या पानी के बिना किसी भी पौधे या जानवर का जिंदा रहना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। आइए अब भाग 3 में चलते हैं, जहां हम स्थलीय और जलीय आवासों के अलग अलग रूप देखेंगे। जरा मरुस्थल यानी रेगिस्तान के बारे में सोचिए। इतनी भयंकर, झुलसाने वाली गर्मी, यहाँ जीवन कैसे टिकता है? इसके लिए जीवों ने कमाल के शारीरिक बदलाव किए हैं। चूहों और सांपों को ही ले लीजिए, वो दिन की भयंकर गर्मी से बचने के लिए रेत में बहुत गहरे बिल बनाकर छिप जाते हैं। और पौधों का तो जवाब ही नहीं। पानी बचाने के लिए उन्होंने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लिया है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। है ना कमाल का तरीका? अब एकदम से रेगिस्तान से निकलकर बर्फीले पहाड़ों पर चलते हैं। यहाँ की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि पहाड़ों के पेड़ शंक्वाकार यानी कोन के शेप के होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि भारी बर्फ और बारिश आसानी से नीचे फिसल जाए। और जानवरों का क्या? याक और हिम तेंदुए जैसे जानवर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अपनी मोटी त्वचा और लंबे बालों पर निर्भर करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना बेहतरीन इंसुलेशन सिस्टम है। अब खुले घास के मैदानों की बात करते हैं। यहाँ सर्वाइवल का पूरा खेल शारीरिक बनावट पर टिका है। उदाहरण के लिए, शेर की आंखें बिल्कुल चेहरे के सामने होती हैं, जो उसे अपने शिकार पर एकदम सटीक फोकस करने में मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हिरण की आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती हैं। ये एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है, जिससे वो हर दिशा से आने वाले खतरे को तुरंत भांप लेता है। जमीन से हटकर अगर हम पानी की गहराइयों में गोता लगाएं, तो वहां की दुनिया कैसी है? पानी के अंदर जीवों का आकार धारा रेखीय यानी स्ट्रीमलाइन्ड होता है, जिससे मछलियां पानी को चीरते हुए आसानी से तैर पाती हैं। उनके चपटे पंख और पूंछ स्टीयरिंग व्हील का काम करते हैं। और सबसे अहम बात, वो पानी में घुली ऑक्सीजन को सोखने के लिए अपने विशेष गिल या क्लोम का इस्तेमाल करती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, अनुकूलन या एडेप्टेशन की प्रक्रिया। अब तक हमने जीवों के जो भी शानदार गुण देखें, वो कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो गया हो। इसे अनुकूलन कहते हैं। ये एक बहुत ही लंबी और धीमी प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चली आ रही है। सीधा सा नियम है, जो जीव अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, वही जिंदा बचता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, भाग 5, सजीवों की मुख्य विशेषताएं। आखिर वो क्या चीज है जो इन सबको जीवित बनाती है? हर सजीव में कुछ बेसिक सार्वभौमिक जरूरतें होती हैं। ऊर्जा के लिए भोजन करना, समय के साथ आकार में वृद्धि करना, जैसे एक छोटे से चूजे का बड़ा होकर मुर्गा बन जाना, और लगातार शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट को बाहर निकालना, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। चाहे वो एक छोटा सा पौधा हो या एक विशालकाय हाथी, ये बुनियादी जरूरतें सब में एक समान होती हैं। अब जरा श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया को ही देख लीजिए। सांस लेना हर सजीव के लिए जरूरी है।
क्योंकि इसी से भोजन ऊर्जा में बदलता है। लेकिन इसे करने के तरीके कितने अलग-अलग हैं। हम इंसान फेफड़ों से सांस लेते हैं, केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछलियां गिल का इस्तेमाल करती हैं और पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे-छोटे रंध्रों यानी स्टोमेटा से सांस लेते हैं। लक्ष्य एक ही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। इसका सीधा सा मतलब है कि सजीव हमेशा अपने आसपास के बदलावों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। कांटा चुभने पर हमारा अचानक हाथ पीछे खींच लेना या फिर छुई मुई के पौधे को छूते ही उसकी पत्तियों का शर्माकर सिकुड़ जाना। जीवन हमेशा अपने आसपास के माहौल को महसूस करता है। अब गति या मूवमेंट की बात करते हैं। जानवर तो भौतिक रूप से यहाँ वहाँ भागते दौड़ते हैं, जो हमें साफ दिखता है। लेकिन पौधों का क्या? वो तो मिट्टी में जकड़े रहते हैं, फिर भी वो एक अलग तरह की आंतरिक गति दिखाते हैं। जमीन से पानी और खनिजों को खींचकर पूरे शरीर में पहुंचाना या फिर फूलों का खिलना, ये भी तो गति ही है ना? और अंत में बात करते हैं अस्तित्व के चक्र की। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी निश्चित है। हर जीव का जीवन चक्र एक दिन समाप्त होता है, लेकिन प्रजनन की जो अद्भुत क्षमता है वो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रजाति खत्म न हो और हजारों सालों तक फले फूले। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जीवन की ये डोर कभी नहीं टूटती। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारी गाड़ियां भी चलती हैं, गति करती हैं और ऊर्जा यानी पेट्रोल डीजल का उपयोग करती हैं, तो फिर हम उन्हें सजीव क्यों नहीं मानते? क्या सिर्फ चलना और ऊर्जा लेना ही जीवन का प्रमाण है? इस पहेली का जवाब उन सभी लक्षणों में छिपा है जिन पर हमने अभी चर्चा की। इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।